अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे इंडिया में दफन एक ऐसी पाकिस्तानी आबदोज की कहानी जिसका तबाह होना आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जो कई लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और ये आबदोज जाते जाते अपने साथ 90 पाकिस्तानी फौजियों की जान ले गई थी। ये 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात थी जब इंडिया के शहर विशाखापट्टनम की बंदरगाह से कुछ ही फासले पर समंदर में इतना जोरदार धमाका हुआ कि घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। लोगों ने देखा कि समंदर का पानी बहुत ऊंचा उठकर नीचे गिर गया। कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये जलजला है, कुछ लोग ये समझे कि पाकिस्तान की फिजाइया ने बमबारी कर दी है, क्योंकि उसी वक्त इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी पाकिस्तान से जंग शुरू होने पर कौम से खिताब कर रही थी। इस धमाके की इतला इंडियन नेवी को समंदर में मौजूद मछेरों से मिली। ये धमाका दर हकीकत पाकिस्तानी आबदोज गाजी में हुआ था, जिसके नतीजे में 93 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए थे। पाकिस्तान की बहरिया के मुताबिक इस हादसे में गाजी अपनी ही बिछाई हुई एक बारूदी सुरंग से टकराई थी, जबकि इंडिया ने दावा किया कि गाजी को इंडिया के एक बहरी जहाज ने डुबोया है। लेकिन 50 साल बाद भी गाजी के पुरस्कार तरीके से विशाखापट्टनम की बंदरगाह के बाहर डूब जाना आज भी एक ऐसा राज है जिससे कोई भी पर्दा नहीं उठा सका है। गाजी पाकिस्तान की सबसे पहली आबदोज थी जो सदर अयूब खान ने अमेरिका से लीज पर हासिल की थी, और दूसरी जंग अजीम की ये आबदोज डायाब्लो सदर कैनेडी और सदर अयूब खान के दरमियान मुआहिदे के तहत जनवरी 1964 में पाकिस्तान के हवाले की गई थी। उस वक्त पाकिस्तानी नेवी में गाजी वो वाहिद आबदोज थी जो दुश्मन के जेरे कंट्रोल पानियों में अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए दूर तक जाने की सलाहियत रखती थी। पाक बहरिया ने अपनी तमाम आबदोजों को 14 से 24 नवंबर के दरमियान अपने पहले से तयशुदा गश्त वाले इलाकों की तरफ आगे बढ़ने का हुक्म दिया था। 8 नवंबर सन 1971 को बहरिया वेलफेयर और ऑपरेशन के मंसूबों के डायरेक्टर कैप्टन भोंबल ने बताया कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कैप्टन जफर को खलीज बंगाल जाने की जिम्मेदारी दी है, जहां उन्हें इंडियन बहरिया की रसाई मुश्किल बनाने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने का मिशन असाइन किया गया है। और इसके साथ साथ कैप्टन जफर को इंडियन तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को तबाह करने का इजाफी मिशन भी सौंपा गया था। तमाम जवानों की छुट्टियां मंसूख करके उन्हें अगले 10 दिन में कैप्टन जफर के साथ मिशन पर रवाना होने का हुक्म मिला। कमांडर जफर कुछ ही अरसा पहले गाजी आबदोज पर तैनात किए गए थे। इसकी वजह गालबन अगस्त में होने वाला वो वाकया था जिसमें पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स के ही एक बंगाली अफसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की थी। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर पाकिस्तान नेवी ने गाजी की कमान कैप्टन जफर मोहम्मद खान को सौंपने का फैसला किया, और PNS हंगूर से कुछ और अमला भी उनके साथ गाजी आबदोज मुंतकिल हो गया, और 14 नवंबर को गाजी कराची पोर्ट से अपने मिशन पर रवाना हो गई। गाजी के साबिक कमांडर और पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम उस वक्त पाकिस्तान नेवी की आबदोज हंगूर के कमांडर थे। उन्हें नेवी की जानिब से हुक्म दिया गया था कि वो गाजी की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लें। वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम ने पूरा एक दिन और पूरी रात गाजी में गुजारी और इसकी तमाम ड्रिल्स की गईं, जिनके मुताबिक गाजी आबदोज मिशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। और दूसरी जानिब उस वक्त इंडिया का तैयारा बरदार जहाज विक्रांत बॉयलर में दरारों की वजह से खराबी का शिकार था और उसे दिफाई मैदान में उतारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी रफ्तार मतलूबा रफ्तार से काफी कम हो गई थी। विक्रांत के कैप्टन अरविंद प्रकाश ने यह रिपोर्ट पेश की कि विक्रांत जहाज की दरारों की रिपेयरिंग भारत में मुमकिन नहीं है और इसे रिपेयरिंग करने के लिए बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। विक्रांत इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे इंडिया ने 1957 में बरतानिया से खरीदा था। इसका पुराना नाम HMS हरकुलिस था। दरअसल HMS हरकुलिस को दूसरी वर्ल्ड वॉर के लिए बनाया गया था, लेकिन ये दूसरी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं ले पाया था। मिशन के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस बंबई में विक्रांत को ट्रैक करने में मसरूफ थी। नवंबर 1971 में बंबई के एक होटल में रहने वाले पाकिस्तानी जासूसों ने अपने हैंडलर्स को बताया कि विक्रांत बंबई में खड़ा है, लेकिन 13 नवंबर के रोज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को विक्रांत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रांत अचानक बंबई से गायब हो गया और फिर उसी दौरान पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले एक मगरबी मुल्क ने ये मालूमात निकाली कि विक्रांत को मद्रास भेज दिया गया है। थर्ड पार्टी की जानिब से विक्रांत की लोकेशन दरियाफ्त करने पर इंडिया को शक हो गया और ये बात इंडियन नेवी इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी गई कि शायद कोई विक्रांत की लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया समझ चुका था कि यह महज एक इत्तफाक नहीं है कि पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले एक मगरबी मुल्क को विक्रांत की लोकेशन में इतना इंटरेस्ट क्यों होने लगा था। और फिर इसी इंटेलिजेंस के पेश नजर 8 नवंबर सन 1971 को खुफिया तौर पर वायरलेस पर पैगामात सुनने वाले मेजर धर्म देवदत्त अपने रेडियो रिसीवर से कराची और ढाका के दरमियान आने जाने वाले पैगामात सुनने की कोशिश कर रहे थे।
उस दिन पैगामात की तादाद में अचानक इजाफे की वजह से उन्हें ये एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है और ये जरूरी है कि इंडिया उससे पूरी तरह आगाह हो। और फिर 10 नवंबर को मेजर धर्म देवदत्त पाकिस्तानी नेवी का कोड तोड़ने में कामयाब हो गए और सारी पहेली एक लम्हा में हल हो गई कि आखिर इतने दिनों से चल क्या आ रहा है। अब इंडिया को पता चल चुका था कि पाकिस्तान विक्रांत को निशाना बनाने के लिए अपना एक आबदोज भारत की जानिब रवाना कर सकता है और अब इंडिया पाकिस्तानी मिशन के दोनों मकासद से आगाह हो चुका था। दूसरी जानिब 18 नवंबर के बाद से गाजी आबदोज श्रीलंका के शहर ट्रंकोमाली में ईंधन भरवाने के बाद अपने अगले ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, जो उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से आना थे। इंटेलिजेंस के जिम्मे था कि वो इन्हें विक्रांत की कंफर्म लोकेशन मुहैया करेंगे ताकि गाजी आबदोज बर वक्त वहां पहुंचकर हमला कर सके। कैप्टन जफर ने कराची पैगाम भेजा कि अब चूंकि विक्रांत लापता है तो उनके लिए अगला ऑर्डर क्या है। कराची ने मशरकी बहरी बेड़े के कमांडर एडमिरल मोहम्मद शरीफ को एक खुफिया पैगाम भेजा, पूछा कि क्या उनके पास विक्रांत की नकलो हरकत के बारे में कोई मालूमात हैं। इन तमाम पैगामात की निगरानी 3D धर्मदत्त कर रहे थे और उन्हें खुफिया जुबान में भारतीय नेवल हेडक्वार्टर्स भी भेज रहे थे। कमांडर जफर खान को मुतला किया गया कि विक्रांत अब विशाखापट्टनम पहुंच गया है। पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर और गाजी के कैप्टन दोनों ने महसूस किया कि पाकिस्तान के लिए विक्रांत को तबाह करने का बेहतरीन मौका विशाखापट्टनम में था। गाजी ने 23 नवंबर सन 1971 को ट्रंकोमाली से विशाखापट्टनम का सफर शुरू किया। गाजी ने 25 नवंबर को चेन्नई अबूर किया और 1 दिसंबर को रात के 11:45 पर विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशन चैनल में दाखिल हो गई। गाजी नेविगेशन चैनल की कम गहराई की वजह से बंदरगाह से सिर्फ 2.1 नॉटिकल मील करीब तक ही जा सकती थी, इससे आगे नहीं जा सकती थी। कमांडर जफर ने फैसला किया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे, लेकिन दर हकीकत विक्रांत जहाज उस वक्त विशाखापट्टनम में मौजूद ही नहीं था। इंडियन इंटेलिजेंस चूंकि पाकिस्तानी मिशन से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए भारत ने चालाकी का मुजाहिरा करते हुए विक्रांत कैरियर की जगह एक खराब जहाज INS राजपूत को विशाखापट्टनम में तैनात कर दिया था और इंडियन नेवी की जानिब से इसे लाने के दौरान जानबूझकर तमाम सिग्नल्स और प्रोटोकॉल्स विक्रांत कैरियर के इस्तेमाल किए गए ताकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को यह तासुर दिया जाए कि विशाखापट्टनम में मौजूद जहाज विक्रांत कैरियर है, लेकिन दरअसल विक्रांत कैरियर उस वक्त इंडमान जजायर में भेजा जा चुका था। और थोड़ी देर बाद गाजी आबदोज में एक खराबी के बायस धुआं फैलना शुरू हो गया। गाजी के मेडिकल अफसर ने इस तशवीश का इजहार किया कि गाजी से निकलने वाले धुएं ने न सिर्फ जवानों बल्कि आबदोज के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने मशवरा दिया कि गाजी को रात के वक्त सतह पर लाया जाए ताकि कुछ ताज़ा हवा मिले और इस दौरान बैटरियां तब्दील की जाएं। कमांडर जफर खान इस बात से आगाह थे कि अगर आबदोज में हाइड्रोजन का लेवल मुकर्ररा हद से तजावुज कर गया तो आबदोज फट सकती है। शाम के वक्त हालत और खराब हो गई, जिसकी वजह से एक सिपाही बेहोश भी हो गया। इस दौरान आबदोज के अंदर हवा मुसलसल आलूदा हो रही थी। बहुत से मैरियंस खांसने लगे और उनकी आंखें भी मुतासिर होने लगी। अब मजबूरन कमांडर जफर खान को आबदोज थोड़ी ऊपर ले जानी पड़ी, जिसकी वजह से वो एक इंडियन जहाज की नजर में आने से बाल बाल बचे। कमांडर जफर खान इसके बाद दोबारा आबदोज को मजीद गहराई में ले गए और उसके साथ ही कैप्टन जफर के हुक्म के 90 सेकंड के अंदर गाजी दोबारा समंदर की तह में उतर गई। 1 मिनट बाद इंडियन जहाज गाजी के ऊपर से गुजर गया। इसके बाद लाचार होकर कैप्टन जफर हालात मामूल पर आने का इंतजार करते रहे। इसी दौरान मेडिकल ऑफिसर दोबारा आए और कहा कि सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। और फिर अचानक 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी शब को ही इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी के कौम से खिताब के दौरान विशाखापट्टनम बंदरगाह से थोड़ी दूर रात के 12:15 पर धमाका हुआ। ये धमाका गाजी आबदोज में हुआ था। अहम बात यह है कि इंडिया की जानिब से गाजी के डूबने के वाक़े पर अगले 6 दिन तक कोई ऐलान नहीं किया गया। गाजी के डूबने की पहली खबर इंडियन नेवल हेडक्वार्टर्स ने 9 दिसंबर को दी थी, जबकि गाजी 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी शब को तबाह हो चुकी थी। शुरू में इंडियन बहरिया ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की कि पाकिस्तान के आबदोज को इंडिया के जहाज INS राजपूत ने तबाह कर दिया है, लेकिन गाजी के डूबने और इंडिया के ऐलान के दरमियान 6 दिन का वक्फा कई सवालात को जन्म देता है। तारीखदान ये भी कहते हैं कि शायद आबदोज जंग के ऐलान से पहले ही डूब गई थी, क्योंकि 5 दिसंबर को इंडियन गोताखोरों को इस बात के पुख्ता शवाहिद मिले थे कि तबाह होने वाली आबदोज दरअसल गाजी ही थी। तीसरे दिन गोताखोर आबदोज का कॉनिंग टावर हेज खोलने में कामयाब हुए और उसी दिन उन्हें गाजी आबदोज से पहली लाश भी मिली। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक 9 दिसंबर को इंडियन नेवी ने इसलिए गाजी को डुबोने का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उसी दिन पाकिस्तान नेवी की हंगूर आबदोज ने इंडियन नेवी के जहाज INS कखरी को तारपेडो मार कर डबो दिया था, जिसमें तकरीबन 170 से ज्यादा इंडियन नेवी के फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक इंडिया ने शर्मिंदगी से बचने के लिए यह दावा किया कि गाजी को इंडिया के जहाज ने डुबो दिया है, लेकिन गाजी के धमाके को लेकर एक खदशा ये जाहिर किया गया कि गाजी अपनी ही बिछाई हुई सुरंग से टकरा गई होगी।
एक मफरूजा ये भी था कि बारूदी सुरंगें जो आबदोज ले जा रही थी अचानक फट गई होंगी और गाजी तबाह हो गई होगी। एक इम्कान ये था कि आबदोज में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस भर गई जिसकी वजह से वो फट गई। ज्यादातर इंडियन ओहदेदार और गोताखोर जिन्होंने गाजी की बाकियात की छानबीन की समझते हैं कि हाइड्रोजन वाली बात का सच होने का इम्कान सबसे ज्यादा था। गाजी के मलबे के तफ्तीशकारों का कहना है गाजी का ढांचा दरमियान से टूटा हुआ था, न कि उस जगह से जहां टारपेडो रखे गए थे। अगर टारपेडो या बारूदी सुरंग फट जाती तो आबदोज के अगले हिस्से को ज्यादा नुकसान होता। इसके अलावा गाजी की मैसेज लॉग बुक से भेजे गए बेशतर पैगामात में बताया गया था कि आबदोज के अंदर जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है। गाजी आज भी विशाखापट्टनम बंदरगाह के मुज़ाफात में पानी के नीचे दफन है। अमरीकियों ने इंडियन हुकूमत को तजवीज दी थी कि अमरीका गाजी को अपने खराजात पर समंदर की तह से निकाल लेगी क्योंकि यह आबदोज असल में अमरीका की थी जिसे उसने पाकिस्तान को लीज पर दिया था, लेकिन इंडिया ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी थी। हुकूमत पाकिस्तान भी अपने खर्च पर गाजी को निकालने की पेशकश कर चुकी है जिसका जवाब भारत की जानिब से नफी में दिया गया है। गाजी के साबिक कमांडर और पाकिस्तान नेवी के रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम कहते हैं कि गाजी के जवानों को समंदर में उनकी कब्रों में सुकून से सोने देना चाहिए। लेट देम रेस्ट एट देयर सी ग्रेव्स। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।